विशाल और दिव्या को कार में बेहद ज्यादा अंधेरा होने की वजह से इस वक्त अब कोई भी हरकत समझ में नहीं आ रही है। और वहीं मानसी को अपनी ही कार में इस घुप अंधेरे के बीच अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। तभी वहां की गहरी खामोशी के बीच एक दिल दहला देने वाली हल्की सी हंसी मानसी को सुनाई देने लगती है। एक ऐसी हैरत में डालने वाली हंसी जो आ तो उस कार से ही रही होती है, लेकिन मानसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आवाज उसके कानों में गूंजती चली जा रही है। धीरे धीरे मानसी को अपने कान बहरे होने की कगार पर लगने लगते हैं। तभी कानों में गूंजती हंसी की आवाज अपने आप बंद हो जाती है और कार की खिड़की के शीशे धीरे धीरे खुद ब खुद नीचे उतरने लगते हैं। कार की बंद रोशनी अचानक से जल उठती है और धड़ाक की आवाज के साथ अब तक कार का जाम पड़ चुका दरवाजा भी खुल जाता है और उसी के साथ ही मानसी पर बढ़ रहा यह अदृश्य दबाव भी अचानक से कम हो जाता है। मानसी बिना कुछ सोचे कार से बाहर निकलती है और अपनी तेज बेकाबू सांसों से होटल राजमहल के अंदर भागने लगती है। उसके पूरे कपड़े तेज बारिश में भीगने लगते हैं। बारिश की वजह से वहां हवाएं भी तेज तेज चल रही होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खौफजदा होने की वजह से मानसी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंसान के सामने जब जिंदगी और मौत का फासला बस एक बाल बराबर जितना बाकी रह जाता है, तब उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसे अपने हालातों से बस कैसे भी करके भाग जाने का एक रास्ता ही सूझता है। वहीं मानसी को भागता हुआ देखकर एक कोने में विशाल और दिव्या, जो अब तक खामोश मौजूद है, वे भी जल्दी से मानसी का पीछा करने लगते हैं। वहीं मानसी होटल राजमहल के लॉबी में दाखिल तो हो चुकी है, लेकिन अपने ठीक पीछे उसे साफ साफ किसी की गहरी गहरी सांसें लेने का एहसास लगातार सुनाई दे रहा है। और उसी के साथ ही वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, कारपेट पर पैरों के भीगे हुए निशान नजर आते जाते हैं, जो लगातार उसके कदमों का ही पीछा करते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला उसकी परछाई की तरह उसके करीब आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। और मानसी की धड़कती धड़कनें मानो उसके गर्दन के जरिए उसके गले से उछलकर मुंह से बाहर आने को बेकरार है। तभी भागते हुए मानसी के पैर कारपेट के एक सिरे में उलझ जाते हैं और वो धड़ाम के साथ कॉरिडोर में मुंह के बल गिर जाती है और एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकल जाती है। ये आवाज वहां की खामोशी को तोड़ देती है। विशाल और दिव्या भी मानसी की इस चीख के गवाह होते हुए वहां लॉबी तक पहुंच गए हैं। वहीं मानसी को अचानक से ऐसा लगने लगता है कि किसी ने दोबारा से उसे पैरों से पकड़ लिया है और जो हर बीतते लम्हे के साथ उसके करीब से करीब बढ़ता ही जा रहा है। तभी मानसी का एक पैर वो अदृश्य शक्ति उठा लेती है और उसे कारपेट पर घसीटने लगती है। मानसी घबराहट में बिना पीछे मुड़े जोर से चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। अगले ही पल वो अदृश्य शक्ति मानसी को जमीन से उठाकर हवा में उछाल देती है और दूर फेंकती है, जहां मानसी एक दीवार से जोर से टकरा जाती है और फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरती है। गिरते पड़ते मानसी जैसे तैसे करके उस भीगी हुई हालत में ही अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है। उस पर डर अब धीरे धीरे हावी होता ही जा रहा है। वही विशाल और दिव्या उसका पीछा करते हुए उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो कब कहाँ जा रही है और कब क्या कर रही है और किस किस चीज से उसे डर लगता जा रहा है, सब कुछ वो अपनी ही नजरों से हालिया बयान देखते जा रहे हैं। तभी दिव्या विशाल की ओर देखकर पूछने लगती है, विशाल, आखिर मानसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे वाकई में विमला रस्तोगी है या कोई और? दिव्या की इस बात पर हैरान होते हुए विशाल कहता है, वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है दिव्या। आखिर ये किस आत्मा का काम है? अगर उसे मुक्ति भी चाहिए तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कोई आत्मा जब तक हमारे सामने नहीं आएगी, हम उसे मुक्ति कैसे दिलवाएंगे? ये बात तो जैसे उस राजमहल के दीवारों तक पर अंकित हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी
कुछ ऐसा होने वाला है जिसके विशाल और दिव्या को भनक तक नहीं है। वही मानसी अपने भीगे हुए कपड़ों के साथ अपने ऑफिस में दाखिल होती है और एक एक कर अपने शरीर से चिपके हुए कपड़े खोलकर जल्दी जल्दी सूखे हुए कपड़े बदलने लगती है। लेकिन इस दौरान भी उसे लगातार ऐसा लग रहा है कि एक जोड़ी नजरें उसे ही देखती जा रही हैं, कपड़े बदलते हुए भी, जैसे कि उसकी पीठ पर एक जोड़ी निगाहें अटक कर रह गई हों और उसे चुभने भी लगी हों। डर के मारे मानसी को एक झटका लगता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरती है और उसके साथ ही उसका सर घूम जाता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मानसी अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने कुछ नहीं होता है। विशाल और दिव्या भी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है देखकर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके दिमाग से भी बाहर की चीज है। वो बस 7 साल पहले घटी इस कहानी का हिस्सा बन है, या कहे सिर्फ दर्शक मात्र। वहीं कुछ देर बाद खुद ही दिमागी हालत को ठीक करते हुए जैसे तैसे मानसी खुद को संभालते हुए दिलासा देती है कि उसने जो कुछ भी अभी देखा और महसूस किया वो सब सिर्फ एक भ्रम है और अभी उसके पेट में भूख की लहर सी दौड़ गई है और वो इस वक्त वहां अपने किचन में मौजूद है। वो एक प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स लेकर माइक्रो ओवन में उसे रखकर खाना गर्म करने की कोशिश कर रही है। उसका दिमाग अब भी बेहद ही ज्यादा उलझा हुआ है और जहनी तौर पर कमजोर है और वो बार बार ना चाहते हुए भी अपने खराब हालतों के बारे में ही सोचती जा रही है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों क्यों क्यों? वही किचन बेहद ही साफ सुथरा और अरेंज लग रहा है। वहां किचन में सब कुछ दराज से लेकर गैस रखने का स्लैब सब कुछ मौजूद है। वहां ढेर सारे बर्तन सजाकर रखे गए हैं। चाकू, छुरी, कांटा चम्मच समेत हर एक चीज वहां रखी गई है। अभी माइक्रो ओवन में मानसी खाना गर्म कर ही रही होती है कि उसके पीछे मौजूद सारे बर्तन में हल्की हल्की हलचल सी होने लगती है। जब मानसी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहीं जैसे ही वो सामने देखने लगती है, एक बार फिर उसे वही फुसफुसाहट भरी आवाज दोबारा सुनाई देती है। धर्म तेरे सारे पड़ेंगे तुझ पर भारी, हो जाए तेरा जीवन नर्क से भी भारी। ये जाने पहचाने शब्द सुनते ही मानसी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, किचन में मौजूद सारे दराज एक साथ खुल जाते हैं और चाकू, कांटा, चम्मच समेत वहां जितनी भी सारी चीजें मौजूद होती है वो एक साथ धड़ धड़ करके जोर जोर से हिलने लगती है। फ्राइंग पैन, बर्तन, कटोरी, जितने भी सारे बर्तन हैं वो एक साथ एक दूसरे से टकराने लगते हैं और जोर जोर से आवाजें पैदा करने लग जाते हैं। वहां जो कुछ भी मानसी इस वक्त देख पा रही है उसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा। वहीं लगातार सारी दराजें अपने आप खुल और बंद होती जा रही हैं। सारे बर्तन आपस में टकराते ही जा रहे हैं, जैसे लगता है कि कोई उन्हें आपस में टकराने को मजबूर कर रहा है, लेकिन वो जो कोई भी है सामने नजर नहीं आ रहा। और अगले ही पल सारी नुकीली चीजें, चाकू, कांटा, चम्मच का सिरा अपने आप मानसी की तरफ मुड़ जाते हैं और वो एक एक करके मानसी की ओर बढ़ने लगते हैं और दहशत की वजह से मानसी अपनी आंखें बंद करते हुए झुककर नीचे बैठ जाती है और वहीं माइक्रो ओवन में उसका खाना गर्म होकर लगातार घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, टंग 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 की आवाज के साथ। और वहीं एक के बाद एक लगातार सारे चाकू उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और उसकी आंखों के बस कुछ दूर आकर ये सारी चीजें अपने आप थम जाती हैं। उसका गला हलक तक सूख जाता है क्योंकि वो मौत के कगार पर खड़ी है। वहीं कुछ देर बाद अपने आप वहां का माहौल पूरी तरह से खामोश पड़ जाता है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ
बेहद नॉर्मल हो। अपने आप को उठाकर किचन से निकलने के बाद मानसी भागते हुए बदहवास हालत में मल्लिका के कमरे में दाखिल होती है। उस वक्त मल्लिका अपने ट्रांसपेरेंट गाउन को पहन ही रही होती है कि मानसी बिना नॉक किए मल्लिका के कमरे में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मल्लिका उस पर गुस्सा करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए मेरे कमरे में आने की? वही मानसी बेहद डरी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और वो रोते हुए कहती है, मैम, मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। मैम, मुझे बार बार मिसेस विमला रस्तोगी का चेहरा नजर आ रहा है। अभी उन्होंने कार में भी मुझ पर अटैक किया, किचन में भी वही थी। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। वो मुझे मार देगी। मुझे बचा लीजिए, मुझे प्लीज बचा लीजिए। इस बात पर मल्लिका हंसते हुए कहती है, ओह ग्रो अप मानसी, ये क्या तुम इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? उस बुढ़िया के मरने की वजह से क्या तुम दहशत में आ गई हो? तुमने उसे थोड़ी ही ना मारा था, वो तो बस उसका दिल कमजोर था, उसे हार्ट अटैक आ गया। वो तो अपनी मौत खुद मरी है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मत मानो। बी स्ट्रांग। लेकिन अपने हालात के बारे में मानसी ही जानती है कि उसे कितना ज्यादा डर लग रहा है। और आगे मानसी घबराई हुई हालत में मल्लिका के कमरे से बाहर निकल जाती है। मल्लिका को जैसे मानसी की हालत पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे तो भूत और आत्माओं की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वही जब मानसी कमरे से हताश हालत में बाहर निकलती है, तब उसे मल्लिका के कमरे के बाहर ही अपना टूटा हुआ बटन मिलता है। वो बटन को देखते ही पहचान जाती है कि ये उसकी ही शर्ट का बटन है, और उस टूटे हुए बटन को हाथ में लेते ही मानसी एक सम्मोहन में चली जाती है और ना जाने क्यों अपने आप ही उस बुढ़िया के कहे मंत्र को बुदबुदाने लगती है। करम तेरे सारे पड़ेंगे तुझ पर भारी, हो जाए तेरा जीवन नरक से भी भारी। और वो अपनी सुध बुध खोए चली जा रही है। मानसी के पैर कहीं जाने के लिए बढ़ने लगते हैं। उसे खुद भी कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है, और वो किसी सम्मोहन में है। वहीं ये सब कुछ होता हुआ विशाल और दिव्या भी देखते जा रहे हैं। मानसी वही मंत्र बुदबुदाते जा रही है। उसकी पलकें तक नहीं हिल रही हैं, ना ही उसकी आंखों में कोई डर और हाव भाव नजर आ रहे हैं। वो सीधे धीरे धीरे चलते हुए होटल के किचन की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे अजीब से तरीके से मानसी को चलता हुआ देखकर विशाल और दिव्या उसका पीछा तेजी से करने लगते हैं, और मानसी आखिर में चलते हुए किचन में पहुंच जाती है और एक तेज धार चाकू उठाती है और बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को अपने सीने में घोंप लेती है, और फिर खून फव्वारे की तरह सीने से बाहर निकलने लगता है। और खून के निकलते ही उसके हाथ अपने आप खुल जाते हैं, और उस खुले हुए हाथ से उसका टूटा हुआ बटन गिरता है, और बटन के नीचे गिरते ही खून के छींटों के साथ नहा जाता है। ये देखकर दिव्या की चीख निकल जाती है, और विशाल अपनी फटी फटी आंखों से ये देखता रह जाता है। वहीं धपाक की आवाज के साथ मानसी का बिना सांसों का शरीर फैले हुए खून पर गिर जाता है। मानसी के जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें उसका शरीर छोड़ देती है। दूसरी तरफ मल्लिका मानसी को एक के बाद एक कॉल कर रही होती है, और मानसी का जब कॉल नहीं लग पाता तब जाकर मल्लिका अपने कमरे से उतरकर नीचे आती है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि मानसी किचन में खून के पूरे सैलाब के बीच मौजूद है और उसकी सांसें नहीं चल रही हैं क्योंकि वो मर चुकी है। मल्लिका जल्दी से मुरली और बंसी दोनों सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और बेहद ही ठंडे लहजे के साथ कहती है, जल्दी करो और पुलिस को कॉल कर दो। पुलिस आए तो उनसे सिर्फ यही कहना कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसने उस बूढ़ी मिसेज रस्तोगी के साथ झगड़ा किया था
और आज इसने उसकी मौत की वजह खुद को मानते हुए सुसाइड कर लिया। इतना कहकर मल्लिका वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब सुनकर विशाल की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो नफरत भरी नजरों से मल्लिका को जाते हुए देख रहा होता है। उसे लगने लगता है कि काश अगर वो 7 साल पीछे जा पाता तो वो मल्लिका की बुरी से बुरी गत करता। मानसी की इतनी दर्दनाक और तड़पती हुई मौत को अपनी ठीक आंखों के सामने देखने के बाद विशाल और दिव्या दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट हैं और वे दोनों आपस में बातें करते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मल्लिका का बर्ताव बहुत ही खराब और बुरा लग रहा है। विशाल दिव्या से कहता है, 7 साल पहले तो इस मल्लिका ने अपनी सारी हदें लांघ दी थी। मल्लिका में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। शायद इसीलिए उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई थी होटल में जलने की वजह से। दिव्या भी अपनी भड़ास पूरी तरह से निकालते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और आपस में ये सारी बातें करने के बाद विशाल गुस्से में दिव्या को साथ लेकर मल्लिका के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। उधर मल्लिका हमेशा की तरह बिंदास और बेतकल्लुफ सी होकर अपने कमरे में ग्रामोफोन पर गाने सुनते हुए वाइन पी रही होती है और अपने कमरे के बाहर बढ़ रहे कदमों की आहट सुनकर कहती है, दरवाजा खुला है, बिना नॉक किए सीधे कमरे के अंदर चले आओ। और इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है क्योंकि होटल राजमहल में बिना मल्लिका की इजाजत के एक तिनका तक नहीं हिल सकता। और दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर सबसे पहले अपने कदम विशाल रखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा करवटे ले रहा है। वहीं मल्लिका अपने ट्रांसपेरेंट कपड़ों में मदहोश कर देने वाली हंसी लिए मुस्कुरा रही है। कहो विशाल, कैसे आना हुआ? और तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा ठीक नहीं लगता तुम्हारे चेहरे पर। तभी विशाल के पीछे पीछे दिव्या भी कमरे के अंदर दाखिल होती है और मल्लिका की हंसी दिव्या को देखकर अपने आप फीकी पड़ जाती है। विशाल के कुछ भी बोलने से पहले मल्लिका कहती है, ओह, तो ये भी आई है तुम्हारे पीछे पीछे? बोलो क्या बात है? अपने गुस्से को पूरी तरह से जाहिर करते हुए विशाल कहता है, आपने हद कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने कुछ ऐसा किया होगा। मल्लिका जैसे अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर दिया मैंने? गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए विशाल कहता है, मैं मानसी शर्मा की बात कर रहा हूं, मिसेस विमला रस्तोगी की बात कर रहा हूं। आपको याद है आपने उनके साथ क्या किया था, या आपकी वजह से उनके साथ क्या हुआ था? विशाल के इन सवालों को या कहे इल्जामों को सुनकर मल्लिका कहती है, देखो विशाल, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ माय होटल राजमहल, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। सिर्फ अपने काम से काम रखो क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से मरी थी। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। वो हमारे होटल राजमहल में रुकी थी और यहाँ रुकने वाले हर गेस्ट को उसका किराया चुकाना ही पड़ता है। उसी तरह से उसका जो भी बिल था वो तो उसे देना ही था ना। और जहां तक रही बात मानसी की, वो लड़की दिमागी तौर से कमजोर थी। इस बात पर गुस्से में तमतमाते हुए विशाल कहता है, आप 7 साल पहले भी गलत थी और आज 2022 में भी आप गलत है। आपने नहीं देखा कि कैसे मिसेस रस्तोगी की आत्मा ने मानसी को तड़पा तड़पा कर मारा था। मानसी की जिंदगी को उन्होंने बेहाल कर दिया था। लेकिन आप क्या समझेंगी मल्लिका शेखावत? आपके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज कब की मर चुकी थी। विशाल की ये बातें मल्लिका को जैसे चुभने लगती है और वो गुस्से में घूरते हुए विशाल से कहती है, विशाल, तुम अपनी हद में रहो। जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो करो और चलते बनो यहाँ से। अपनी हीरोइन के सामने ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विशाल दिव्या को अपने साथ लेकर मल्लिका के कमरे से जाने लगता है और विशाल और दिव्या के वहां से जाते ही मल्लिका बेहद ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने वाइन का ग्लास जमीन पर पटक देती है और उनके गुस्से की वजह से वहां कमरे में मौजूद सब चीजें अपने आप हिलने लगती है।
जैसे कि वहां कोई भूकंप आ गया हो। वहां से लौटने के बाद दिव्या और विशाल एक के बाद एक कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हैं और सबसे पहले उनका ख्याल जितना ज्यादा हो सकता है मिसेस विमला रस्तोगी और मानसी शर्मा के बारे में पता लगाने को लेकर चलने लगता है। और फिर वे डॉक्यूमेंट के दराज में एक एक करके सारी चीजों के बारे में जांच करने लगते हैं। उन्हें वहां से आसानी से मिसेस रस्तोगी और मानसी शर्मा के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं और फिर वे लोग 3:30 बजने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उन्हें सीधे इन 2 आत्माओं के परिवारों से मिलना होगा और फिर मुक्ति का सिलसिला कायम हो पाएगा। अगली सुबह आराम करके विशाल और दिव्या जयपुर में काफी देर तक घूमते हुए मिसेस विमला रस्तोगी के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त दोपहर की धूप काफी तेज है और उन दोनों को गर्मी लग रही है। उस वक्त वो दोनों एक चबूतरे के सामने खड़े हैं और दरवाजा खटखटाकर किसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक 35 से 38 साल का आदमी नजर आता है, जो उन्हें देखकर पूछता है, हाँ जी कहिए, किससे मिलना है आपको? उस आदमी के सवाल पर विशाल सीधे सीधे जवाब देता है, आप ही विमला रस्तोगी जी के बेटे हैं ना? विमला रस्तोगी का नाम सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है और विशाल की आंखों में देखते हुए पूछता है, हाँ मैं उनका बेटा हूं, लेकिन आप लोग मेरी मां को कैसे जानते हैं? विशाल इस बात पर कहता है, फिलहाल के लिए आप सिर्फ यही जान लीजिए कि हम लोग आपसे कुछ जरूरी बातें पूछने आए हैं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब हमें जानना है आपसे। वो आदमी सहमति में अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ पूछिए। विशाल आगे पूछता है, आपकी मां विमला जी वो होटल राजमहल में आपका उस रोज इंतजार कर रही थी। उनके पास किराया चुकाने तक का पैसा नहीं था और आप आए क्यों नहीं थे उन्हें लेने? ना ही आपने कोई कॉल उठाया था उनका? इस बात पर वो आदमी जवाब देता है, मैंने मना किया था मां को यहां आने के लिए। मेरी और मेरी वाइफ की शादी हमारे इन-लॉज की सहमति के खिलाफ हुई थी और मेरे इन-लॉज बेहद खतरनाक लोग हैं, लेकिन मेरी मां बिना मुझे बताए यहां चली आई। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनसे कॉल करके बार बार कहा था कि आप यहां से चली जाइए, लेकिन अपनी जिद की वजह से वो यहां रुकी रही। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मां यहां रुके, क्योंकि मेरे इन-लॉज मेरी मां को परेशान भी कर सकते थे। हम लोगों ने खुद अपनी शादी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लिया था। ये सारी बातें सुनकर विशाल थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन आपने अभी अभी जो कुछ भी हमसे कहा, आपको हमारे अलावा अपनी मां को भी समझाना होगा और उसके लिए आपको होटल राजमहल आना होगा। ये बात सुनते ही वो आदमी ऊपर से नीचे तक विशाल को घूर कर अपनी हैरान नजरों से देखने लगता है और फिर उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, हो कौन तुम लोग? किसी पागल खाने से भाग कर आए हो? मेरी माँ विमला रस्तोगी 2015 में मर चुकी है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था उसी होटल राजमहल के कमरे में। और आप किस होटल राजमहल की बात कर रहे हैं? वो होटल तो 2016 में जलकर खाक हो चुका है। तो फिर तुम मुझे उसी जले हुए होटल में कैसे बुला सकते हो? क्योंकि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है आज के दिन में। इस बात पर विशाल कॉन्फिडेंटली कहता है, वो आप आकर खुद देख लीजिएगा ना कि उस होटल का अस्तित्व है या नहीं। आज भी आपकी मां आपका वही इंतजार कर रही है। तभी वो आदमी विशाल पर भड़क जाता है, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, निकल जाओ यहां से। तभी दिव्या ने बोला, हमारी बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप रात को 11 बजे के बाद होटल राजमहल नहीं आए तो आपकी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके जीते जी तो कभी आप एक अच्छे बेटे बन नहीं सके। कम से कम उनके मरने के इतने सालों बाद आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। इतना कहकर बिना आगे कुछ सुने या समझे विशाल और दिव्या वहां से चले गए। वो आदमी अपनी हैरान नजरों से विशाल और दिव्या की तरफ देखता ही रह जाता है। वहीं विशाल और दिव्या का अगला पड़ाव मानसी का घर होता है। उन्हें मानसी के घर पहुंचने से पहले
ये जरा सा भी मालूम नहीं होता कि मानसी के घर पर कोई रहता भी है या नहीं। मानसी के घर पहुंचने के लिए उन्हें बस थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर में वे लोग मानसी के घर पहुंच ही जाते हैं। उस वक्त शाम हो चुकी होती है और सूरज ढलने की ओर बढ़ चुका है। दिव्या मानसी के घर का डोरबेल बजाती है और दोनों लोग दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगते हैं। दरवाजा काफी देर के बाद खुलता है तो उन्हें अपने सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है। विशाल उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर अंदाजा लगाता है कि ये जरूर मानसी की दादी माँ होंगी। उनकी तरफ देखते ही विशाल सीधे उन्हें नमस्ते करता है, जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत भी उन्हें नमस्ते करती है और उन लोगों से उनके यहाँ आने की वजह पूछती है। आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। इस बात पर विशाल कहता है, आंटी जी, मेरा नाम विशाल है और ये दिव्या है। हम लोग मानसी जी के बारे में आपसे बात करने आए हैं। मानसी के बारे में सुनते ही उसकी दादी उन दोनों को घर के अंदर आने को कहती है। घर काफी अच्छा है। एक दीवार पर मानसी की एक तस्वीर लटक रही है जिस पर फूलों का हार चढ़ाया गया है। इस तस्वीर में मानसी को देखकर विशाल और दिव्या मानसी की ऐसी खुशनुमा तस्वीर देखकर उदास हो जाते हैं। तभी मानसी की दादी बताती है, मानसी मेरी इकलौती पोती थी। उसके माँ बाप की मौत के बाद मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी इन्हीं बूढ़ी आंखों के सामने उसकी मौत भी देखी मैंने। और बेहद बुरा लगता है जब आपकी आंखों के सामने आपके जिंदा रहते हुए आपके बच्चों की मौत हो जाए। मानसी वॉज माई लाइफ। दादी ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है और एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ उस कमरे के कोने में इशारा करती है जिसमें एक साथ 4 लोग खड़े हैं, जिसमें बूढ़ी दादी भी नजर आ रही हैं और मानसी उस फोटो में बहुत छोटी है और उसमें मानसी के माता पिता भी उसके साथ मौजूद हैं। मानसी के बारे में बात करते हुए दादी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दादी को चुप कराते हुए विशाल कहता है, आप खुद को संभालिए आंटी जी, हम यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं मानसी को लेकर। अपनी नम आंखों से मानसी की दादी विशाल की ओर देखकर कहती है, हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? विशाल दिव्या की ओर देखकर दादी को आगे बताता है, आंटी जी, मानसी की आत्मा आज भी उसी होटल राजमहल में भटक रही है जहां वो काम किया करती थी, जहां उनकी मौत हुई थी, और उनकी आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है। इस बात पर दादी माँ कहती है, बेटा मुझे ये बात मालूम है क्योंकि मेरी मानसी आज भी हर रात मेरे सपने में आती है। वो हर बार कुछ कहना चाहती है लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती है। उसे बेहद तकलीफ हो रही है, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन आखिर मानसी की आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? ये सवाल जैसे विशाल और दिव्या के कानों में पहुंचकर गूंजने लगता है और वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी विशाल बोलता है, मुझे शायद पता है कि मानसी की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या मानसी और मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी